मुझे एक रात जागते देखकर तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है। मैंने तो तुम्हें इतने वर्षों में अनगिनत रातें रो रो कर काटते हुए देखा है। जरा सोचो सुधा, मुझे तुम्हें इस तरह देखकर कितनी तकलीफ हुई होगी। एक बार फिर सोच लो किशोर, इस उम्र में छोटी सी बच्ची को गोद लेना कहाँ की समझदारी है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये विचार त्याग देना चाहिए। कमल ने चाय की प्याली को मेज पर रखते हुए कहा। मैंने ये निर्णय सोच विचार करने के बाद ही लिया है कमल। मैं और सुधा अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि एक बच्चे की परवरिश ना कर सके। मैं अच्छा कमाता हूँ। रिटायरमेंट होने में अभी कुछ वर्ष बाकी हैं और उसके बाद मैं इतना सक्षम रहूँगा कि बच्ची की देखभाल अच्छी तरह से कर सकूँ। किशोर ने उत्तर दिया। मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ किशोर। उसके अलावा भी 100 बातों को दिमाग में रखकर सोचना पड़ता है। तुम्हारे परिवार वाले और रिश्तेदार तुम्हारे इस निर्णय के खिलाफ हैं। और समाज का क्या? तुमने कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? देखो किशोर, मैं केवल सुधा का बड़ा भाई ही नहीं बल्कि तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ। इसी नाते तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरी बात को समझने का प्रयास करो। कमल ने किशोर पर दबाव बनाते हुए कहा। लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, मैंने इसकी परवाह करनी छोड़ दी है। और जहाँ तक परिवार व रिश्तेदारों का प्रश्न है, अगर उन्हें हमारी परवाह होती तो वो आगे बढ़कर इस निर्णय में हमारा साथ देते। इस तरह तुम्हें अपना वकील बनाकर हमारे पास न भेजते। किशोर अब क्रोधित होने लगे थे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम बात को समझना ही नहीं चाहते हो। कमल ने अब अपनी बहन सुधा की ओर देखा, जो चुपचाप अपने पति किशोर के पीछे हाथ बांधे खड़ी थी। सुधा, कम से कम तुम तो समझदारी से काम लो। इस उम्र में बच्ची को गोद लोगी तो समाज में तरह तरह की बातें होंगी। लोगों के तानों का सामना कर पाओगी तुम? भाई साहब, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं लोगों के ताने सुन पाऊंगी या नहीं? शादी के 26 साल बाद भी मेरी गोद सूनी है। आपको क्या लगता है कि मैंने समाज के ताने नहीं सुने हैं? जिस तरह आज तक सुनती आई हूँ, आगे भी सुन लूंगी। देखो सुधा, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। उसे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार करो। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय मत लो और किशोर को भी समझाने का प्रयास करो। रही बात बच्चों की, तो क्या मेरे बच्चे मेघा और शुभम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? कमल ने सुधा पर दबाव बनाने की कोशिश की। भाई साहब, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर मेघा और शुभम मेरे बच्चे होते तो क्या भाभी मुझे बांझ होने का ताना देती? सुधा ने कमल से प्रश्न किया तो उनकी नजरें शर्म से नीचे झुक गईं। अब सुधा ने हाथ जोड़कर आगे कहा। मैं बरसों से इस सुख से वंचित रही हूँ भाई साहब। आज 26 सालों के बाद प्रकृति ने मेरी सुनी है। मेरी गोद में मेरी बच्ची आने वाली है। उसे गोद लेना हम दोनों का साझा निर्णय है। मेरी आपसे विनती है कि आप हमारी खुशी में हमारा साथ दीजिए। खैर, अब तुम दोनों ने निर्णय ले ही लिया है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आज तुम दोनों किसी की बात नहीं सुन रही हो, लेकिन याद रखना, अगर भविष्य में तुम्हें अपने इस निर्णय पर पछताना पड़ा तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होंगी। इतना कहने के बाद कमल भी बाकी रिश्तेदारों की तरह हथियार डालकर वहां से चले गए। कमल के वहां से जाने के बाद सुधा की हिम्मत जवाब दे गई। वो धम्म से सोफे पर बैठ गई व उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। अपनी पत्नी को कमजोर पड़ते देखकर किशोर भावुक हो उठे थे। उन्होंने अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए सुधा के कंधों को थपथपाकर उसे हिम्मत देने का प्रयास किया। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं किशोर? आज इतने सालों के बाद समय हम पर मेहरबान हुआ है। हमें हमारी औलाद मिलने जा रही है। ये लोग क्यों हमसे हमारी खुशी छीनने का प्रयास कर रहे हैं? सुधा ने बेबसी से किशोर की ओर देखते हुए कहा। किशोर सुधा की पीड़ा से अपरिचित नहीं थे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर इलाज और हर जगह सिर झुकाने के बावजूद भी उसकी गोद नहीं भर पाई थी। वो सालों से उसे भीतर से खोखला होते देख रहे थे, मगर चाहकर भी उसके लिए वो कभी कुछ नहीं कर सके। ऐसा नहीं है कि पहले कभी उन्होंने बच्चा गोद लेने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कई बार अपनी अम्मा से दबे शब्दों में इस बात का जिक्र किया था। एक बार हिम्मत जुटाकर अम्मा से इस बारे में सीधे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अम्मा ने कई दिनों तक घर में ऐसा कोहराम मचाया कि वो घबराकर पीछे हट गए। उसके बाद उनकी इस बारे में जिक्र करने की हिम्मत तक नहीं हुई। उनकी इस बुज़दिली का खामियाजा उनकी सुधा को आज तक भुगतना पड़ रहा था। सालों से वो सबके ताने सुनती आ रही थी। समाज के लोग तो दूर, अपने खुद के परिवार के लोग
उसके निसंतान होने के कारण न जाने कैसे कैसे अंधविश्वास के चलते उसका अपमान कर बैठती थी। परिवार ने तो उनका दूसरा विवाह करने का दबाव भी बनाया था, लेकिन वो अपनी सुधा से असीम प्रेम करते थे। उन्होंने करारा जवाब देकर सबका मुंह बंद कर दिया था। सुधा आज तक उनकी खातिर कितना कुछ सहन करती आ रही थी। अपना पूरा जीवन निस्वार्थ उन पर न्यौछावर किया था। अब उसके लिए कुछ करने की बारी उनकी थी। जो खुशी वो उसे आज तक नहीं दे पाए थे, वो अब देने जा रहे थे। समय भी जैसे उनके इस निर्णय में उनका साथ दे रहा था। ये संयोग था कि थोड़ी ही तलाश के बाद उन्हें एक ऐसी महिला मिली जो अपनी संतान को गोद देने के लिए एक भले दंपति की तलाश में थी। पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसके सिर पर बूढ़े बीमार सास ससुर और 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। ऐसे में उसके लिए गरीबी की मार सहते हुए अपनी नवजात बच्ची का लालन पालन कर पाना संभव नहीं था। पहले वो उनके बारे में जानकर थोड़ा हिचक रही थी, लेकिन उनसे मिलने के बाद उसकी सारी शंकाएं दूर हो गई थी। सुधा से इस बात का जिक्र करने से पहले किशोर ने गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। सुधा के मन में कोई भी उम्मीद की किरण जगाने से पहले वो खुद पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहते थे। पूरी तसल्ली करने के बाद ही उन्होंने सुधा को ये बात बताकर विमला व उसकी नवजात बच्ची से उसका परिचय करवाया। पहले पहल तो सुधा को यकीन नहीं हुआ कि उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है। फिर उसे आशंकाओं ने घेर लिया, पर आखिर में किशोर की बात समझकर अब उसने उस नवजात बच्ची को अपनी गोद में लिया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जल्दी ही बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे सुधा के मुरझाए चेहरे पर रौनक लौटने लगी थी। दोनों पक्षों की रजामंदी थी, इसलिए प्रक्रिया में कोई अड़चन तो नहीं थी, लेकिन ऐसे कामों में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद सबसे कठिन कार्य था अपने परिवारों को ये खबर देना। किशोर व सुधा दोनों ने अपने अपने परिवारों को फ़ोन करके सूचित कर दिया। किशोर को जिस बात का अंदेशा था ठीक वैसा ही हुआ। दोनों ओर से विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए थे। पहले सब फ़ोन कर ही उन्हें रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। अपनी कोशिशें नाकामयाब होने के बाद उन्होंने आज सुधा के बड़े भाई व किशोर के परम मित्र कमल बाबू को अपना प्रतिनिधि बनाकर उनके पास भेजा था। नतीजा ये हुआ कि उनके यहाँ आने के बाद सुधा कमज़ोर पड़ने लगी थी। किशोर ने सुधा को तो बहुत समझा बुझाकर सुला दिया था, लेकिन उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो ये जानते थे कि कमल बाबू आखिरी व्यक्ति नहीं थे जो उन्हें रोकने का प्रयास करने के लिए घर आए थे। ये तो तूफान की शुरुआत भर थी। 3 दिन किसी का फ़ोन आए बगैर सुकून से गुजर गए। जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार से चलती रही। सुधा भी अब शांत थी। चौथे दिन किशोर दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने पर अपने छोटे भाई सतीश व उसके परिवार को सामने पाकर किशोर ये समझ गए थे कि कमल बाबू की वकालत फेल होने के बाद सतीश ने केस की कमान अपने हाथों में ले ली है। वैसे तो उनके और सुधा के परिजनों की आपस में कभी नहीं बनी। वो सभी पारिवारिक समारोह और उत्सवों में किसी तरह एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन आज जब उनके और सुधा के निर्णय के खिलाफ खड़े होने की बारी आई तो वो सब अचानक ही एकता की शक्ति को पहचान गए थे। किशोर ने ना चाहते हुए भी मुस्कुराकर सबका स्वागत किया। उन्होंने सुधा का चिंतित चेहरा देखते ही दफ्तर में फ़ोन करके छुट्टी ले ली। वो सतीश की तेज तरार पत्नी मीना के स्वभाव से भलीभांति परिचित थे। उन्हें मालूम था कि मीना मौका देकर बच्ची को गोद लेने वाली बात का बतंगड़ जरूर बनाएगी। अब देखना यह था कि उसे ये मौका किस वक्त मिलेगा। शाम तक का वक्त तो शांति से गुजर गया था। शाम के समय किशोर व सतीश साथ बैठकर बातें कर रहे थे। मीना सुधा के साथ रसोई में चली गई थी। उनके बच्चे पूजा और यश टीवी देखने में मगन थे। सुधा रसोई से उन चारों के लिए चाय की ट्रे लेकर आई और पीछे पीछे मीना पकौड़े लेकर आ गई। सुधा बच्चों को पकौड़े व केचप देने में व्यस्त थी कि तभी किशोर ने देखा कि मीना आंखों से सतीश को कुछ इशारा कर रही थी। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही सतीश बोल पड़ा, भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये तो किशोर भी जानते थे कि उनके छोटे भाई को उनसे क्या बात करनी थी, फिर भी उन्होंने अनजान बनते हुए कहा, हाँ बोलो सतीश, किस बारे में बात करनी है। सतीश अपनी पत्नी मीना की भांति तेज तरार नहीं था। उसने गोल गोल बातें करनी शुरू कर दी। वो भाई साहब, आपको पता तो होगा कि घर वाले आपसे नाराज़ हैं। रिश्तेदारों के बीच में भी यही चर्चा चल रही है। दीदी का फ़ोन आया था, वो भी बहुत चिंतित लग रही थी।
आप समझ रही हो ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? किशोर ने धैर्यपूर्वक कहा। नहीं सतीश, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। इस प्रकार घुमा फिराकर बात मत करो। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। सतीश ने मीना की ओर देखा, जो उसे गुस्से में खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। फिर उसने किशोर की ओर देखकर कहा, भाई साहब, आप और भाभी एक बच्ची को गोद लेना चाहते हैं ना? इसमें से हम में से किसी की भी सहमति नहीं है। रिश्तेदार और परिवार सभी आपसे नाराज हैं, इसलिए आप ये विचार त्याग दीजिए। किशोर ने शांत भाव से पकौड़ा खाया और कहा, किसी की सहमति नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हारी या किसी और की आज्ञा मांगी ही कब थी सतीश? सतीश से इसका कोई उत्तर न देते बना तो उसने सहायता के लिए मीना की ओर देखा। मीना ने पति की हालत देखकर बिना देर किए बातचीत की कमान खुद संभाल ली। भाई साहब, इनके कहने का मतलब था कि पूरी उम्र तो आपने बच्चा गोद लेने के बारे में सोचा ही नहीं। अब कहाँ इस उम्र में आप छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी उठाएंगे? और अगर आपको बच्चों की कमी इतनी ही खल रही है तो पूजा और यश है ना, आप अपने सारे अरमान इनके जरिए पूरे कीजिए। ये दोनों भी तो आपकी ही संतान है ना। मैं ठीक कह रही हूँ ना भाभी जी? इतना कहकर मीना ने सुधा की ओर देखा, जिसका पूरा ध्यान अब मीना और सतीश की बातों पर था। किशोर ने मीना से मुस्कुराकर कहा, मीना, ये विचार तो मेरे मन में बरसों पहले ही आ गया था, लेकिन अगर उस वक्त मैंने अम्मा के आगे न झुककर थोड़ी हिम्मत से काम लिया होता तो आज हमारी संतान भी यश की उम्र की ही होती। और जहाँ तक पूजा और यश को अपनी संतान मानने की बात है तो ये दोनों भी हमारे ही बच्चे हैं। हमने सदा इन्हें अपना ही माना है। मगर मुझे ये बताओ कि ये बात तुमने उस वक्त क्यों नहीं कही जब यश के जन्मदिन पर तुम्हारी माताजी ने सुधा को बांझ कहकर उसे यश का केक खिलाने से रोक दिया था? इतना सुनते ही मीना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। वो बात को संभालते हुए बोली, भाई साहब, आप तो जानते हैं ना कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। वो गांव में रहती है और कई बार बड़े बूढ़े लोग ऐसी दकियानूसी बातों में विश्वास करके कुछ भी बोल देते हैं। मगर मेरा विश्वास कीजिए, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पार्टी के बाद माँ से इसी बात को लेकर झगड़ा भी किया था। किशोर ने कहा, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, मगर अब इन सब बातों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारी बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम दोनों पूजा और यश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब हम किसी की खातिर अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। सतीश के हाव भाव देखकर किशोर समझ गए थे कि वो हार मान चुका है, मगर मीना अब गुस्से से तिल मिला रही थी। उसने आखिरी बार अपने पति की ओर देखा, जिसने कंधे उचकाकर ना में सिर हिला दिया। अपनी दाल न गलते देखकर मीना भड़क उठी। अरे, ऐसे कैसे बुढ़ापे में बच्ची गोद लेंगे? अगर बच्चे पालने का इतना ही शौक है तो मेरे पूजा और यश को अपने पास रख लो। जब घर में बच्चे मौजूद हैं तो उनके होते हुए कैसे किसी पराये खून को आप अपना सब कुछ उठाकर दे देंगे? इन सब पर तो पूजा और यश का हक बनता है। किशोर मुस्कुरा उठे। चलो, अच्छा हुआ मीना, आखिर तुम्हारे मन की बात तुम्हारी जुबान पर तो आई। यह सुनकर मीना झेप गई। उसने सहायता के लिए सतीश की ओर देखा, जो खुद उसे अब अवाक होकर देख रहा था। पूजा और यश भी अपनी माँ को हैरानी से देख रहे थे। मीना ने अपना बचाव करते हुए कहा, भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इस बात की फिक्र कर रही हूँ कि कहीं कोई आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाते हुए बच्चे गोद देने का लालच दिखाकर आपको ठग ना ले। आजकल रुपए के लालच में लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूँ मीना, मैं अच्छी तरह से समझ भी रहा हूँ। इतना कहकर किशोर ने सुधा की ओर देखा। सुधा चुपचाप उनके समीप आकर खड़ी हो गई। फिर किशोर ने सतीश और मीना से कहा, माफ़ करना, हम दोनों के पास आप दोनों को देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हम अपनी बच्ची को घर लाने की तैयारियों में आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं। सतीश, तुम्हें अपनी दुकान संभालनी है और बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा होगा, तो आप लोग अधिक समय तक यहाँ रुकेंगे भी नहीं। वापसी का टिकट करा लिया है, यह मैं बुक करा दूँ। सतीश और उसका परिवार अगली सुबह ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। जाते जाते मीना उन्हें चेतावनी देना नहीं भूली कि अब बाला दीदी ही उन दोनों से बात करेंगी। सुधा मीना के स्वभाव से तो परिचित थी, मगर उसे उसके इस रूप का तनिक भी अंदाजा नहीं था। अब उसे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उसकी ननद बाला के हस्तक्षेप के बाद किशोर अपना निर्णय बदलने पर मजबूर न हो जाए, क्योंकि बाला दीदी किशोर के जीवन में सबसे अहम स्थान रखती थी। किशोर ने आज तक अपनी माँ समान बड़ी बहन की
कोई बात नहीं टाली थी। जब सुधा ने अपनी चिंता का कारण किशोर को बताया तो उन्होंने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। किशोर सुधा को तो तसल्ली दे रहे थे, लेकिन उनके मन के भीतर भी तूफान आया हुआ था। दिन रात बाला दीदी के फ़ोन का इंतज़ार करके चिंता में घुलने से भी क्या लाभ होता। किशोर ने सुधा से कहा कि अब जबकि उनकी बच्ची जल्दी ही घर आने वाली है तो उन्हें उसके लिए थोड़ी खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। किशोर का प्रयोग सफल साबित हुआ। बच्ची के लिए कपड़े, खिलौने व अन्य सामान की सूची बनाते बनाते सुधा का ध्यान बाला दीदी की ओर से हट गया। जब एक सप्ताह शांतिपूर्वक बीत गया तो किशोर को लगा कि शायद बाला दीदी चुप रहकर उन्हें अपना समर्थन दे रही है, लेकिन व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई बड़ा कार्य करने चले और उसके व्यवधान न आए, ऐसा असंभव है। एक शाम जब वो दोनों खरीदारी करके घर लौटे तो किशोर के मोबाइल की घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर बाला दीदी का नाम देखते ही किशोर समझ गए कि दीदी की चुप्पी उनका समर्थन नहीं था। असल में वो तूफान के पहले की खामोशी थी। उन्होंने सुधा की ओर देखा, जो डरते डरते उन्हें फ़ोन उठाने के लिए कह रही थी। फ़ोन उठाते ही दीदी ने नमस्ते के उत्तर में पूछ डाला कि उसे परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा की तनिक भी परवाह है या नहीं। किशोर बहुत समझ समझ कर उत्तर देने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दीदी उनके जवाब को अपना अपमान समझकर उनसे नाराज़ न हो जाए। उन्हें पता था कि बाला दीदी किसी को आसानी से क्षमा करने वालों में से नहीं है, फिर चाहे वो उनका प्रिय छोटा भाई ही क्यों ना हो। दीदी किशोर को अपना निर्णय बदलने के लिए कहती रही और वे दीदी को समझा बुझाकर उन्हें स्थिति को अपने दृष्टिकोण से देखने की प्रार्थना करते रहे। आखिरकार दीदी ने कह ही दिया, तुम्हें पता भी है कि उस बच्ची के माता पिता कौन है, उसका धर्म क्या है, वो किस जाति की है, किस खानदान की है। क्या तुम्हें अपने माता पिता और परिवार के नाम व मान सम्मान की तनिक भी चिंता नहीं है? किशोर को उनकी बात सुनकर झटका लगा। ये सोचकर उन्होंने बाला दीदी को वही उत्तर दिया जो कभी वो अम्मा को देना चाहते थे मगर दे नहीं पाए थे। उन्होंने कहा, हाँ दीदी, मैं जानता हूँ कि उसके माँ बाप कौन हैं और वो किस खानदान की है। उसकी माँ अपनी मजबूरियों के चलते उसे हमें गोद दे रही है। रही बात जाति और धर्म की, तो इन सब बातों में क्या रखा है, पैदा तो वो इंसान की बच्ची बनकर हुई है ना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दीदी, आपकी भतीजी की परवरिश उसी तरह से होगी जिस तरह से आप चाहती हैं। बातों के जाल मुझ पर मत फेंको किशोर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज अगर अम्मा हमारे बीच होती तो वो भी यही कहती। आदर्शवादी होने का विचार तो बहुत अच्छा है, पर असल जिंदगी में इस विचार का कोई स्थान नहीं है। याद रखना, एक दिन तुम अपने इस निर्णय पर बहुत पछताओगी। मैंने आज तक हर बात में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन आज तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। याद रखना, अगर तुम इस बच्ची को घर लाओगे तो आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। इतना कहकर बाला दीदी खामोश हो गई, लेकिन उन्होंने फ़ोन का रिसीवर नहीं रखा था। किशोर की आंखें नम हो गईं। वो बाला दीदी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वो अपनी पत्नी सुधा से भी बहुत प्यार करते थे। वे खुद को इस वक्त दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी मन ही मन निर्णय ले लिया था कि उन्हें क्या करना है। वो अपनी सुधा के साथ अब और अन्याय नहीं कर सकते थे। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा, दीदी, आप मेरे लिए सिर्फ मेरी बड़ी बहन ही नहीं बल्कि मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। आपके बिना हमारी खुशियाँ अधूरी रहेंगी। हम सब आपके घर आने का इंतज़ार करेंगे। आपका छोटा भाई आपकी नन्ही भतीजी के साथ आपका इंतज़ार करेगा। उस रात किशोर सो न सके। सुबह उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे रहा न गया। वो किशोर को चाय का कप देकर उनके पास ही बैठ गई। किशोर ने उसकी ओर बिना देखे ही पूछ लिया, कुछ कहना चाहती हो सुधा? सुधा बस उनके इसी प्रश्न का इंतज़ार कर रही थी। वो रुआंसी हो उठी। आप जानते हैं ना, मेरे लिए संसार में आपसे अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है, औलाद भी नहीं। और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके जीवन में बाला दीदी का क्या स्थान है। आप उन्हें मना लीजिए, मुझे बच्ची नहीं चाहिए। मैं सोच लूँगी कि मेरे जीवन में संतान का सुख था ही नहीं। आप बाला दीदी को फ़ोन करके कह दीजिए कि हम बच्ची गोद नहीं ले रहे हैं। अपने प्रति सुधा का ये प्रेम और समर्पण देखकर किशोर मन ही मन मुस्कुरा उठे। सुधा के एक कथन ने उनके मन में चल रही कश्मकश को खत्म कर दिया था। अब उन्हें पहले से भी कहीं अधिक विश्वास हो गया था कि उनका निर्णय बिल्कुल सही है। उन्होंने सुधा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे एक रात जागते देखकर तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है। मैंने तो तुम्हें कितने वर्षों में अनगिनत रातों रो रो कर काटते हुए देखा है। ज़रा सोचो सुधा,
मुझे तुम्हें इस तरह देखकर कितनी तकलीफ हुई होगी। तुम कितना भी चाहो, लेकिन मुझसे अपने आंसू और दर्द नहीं छुपा सकती हो। मेरे हर सुख दुख में तुमने मेरा साथ दिया है। मेरे और मेरे परिवार के प्रति अपने सारे कर्तव्य अपनी क्षमता से बढ़कर निभाए हैं तुमने, और बदले में मुझसे कभी कोई उम्मीद भी नहीं की। अब मेरी बारी है। सुधा, तुम्हारे प्रति मेरे कर्तव्य को निभाने से मुझे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। जहाँ तक बाला दीदी का प्रश्न है, तो मैं जीवन भर उन्हें मनाने का प्रयास करता रहूँगा। उनकी बातें सुनकर सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। किशोर ने उन्हें अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, अच्छा बाबा, अब ज़्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। जरा ये तो बताओ कि तुम हमारी बिटिया को प्यार से क्या कहकर बुलाओगी? सुधा ने सिसकते हुए कहा, बिट्टू। मुझ पर यकीन रखो सुधा, बहुत जल्दी हमारी बिट्टू हमारे घर आएगी। किशोर और सुधा ने अब किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो अपने घर को अपनी बच्ची के हिसाब से व्यवस्थित करने में व्यस्त हो गए थे। सुधा का खिला हुआ चेहरा देखकर किशोर मन ही मन खुश हो रहे थे। और फिर वो दिन भी जल्दी ही आ गया जिसके लिए सुधा ने पूरे 26 सालों का इंतजार किया था। वो दोनों सबसे पहले अपनी बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास जांच के लिए गए। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी। उसके बाद ही वो उसे घर लेकर आए। सुधा की खुशी का तो वैसे भी ठिकाना ही नहीं था। उसकी नजरें एक पल के लिए भी अपनी बेटी के चेहरे से नहीं हट रही थी। वो बार बार उसे चूमती व उसकी बलाई लेती। बस एक ही समस्या थी कि बच्ची अभी उन्हें पहचानती नहीं थी। वो उन्हें ध्यान से देखती, फिर अनजान चेहरों को सामने पाकर हिलक हिलक कर रोती थी। ये सब देखकर सुधा बहुत चिंतित हो गई थी, लेकिन फिर किशोर की सलाह पर उसने थोड़ा संयम से काम लिया। इस बीच उनके घर में मित्रों व परिचितों का आना जाना लगा रहा। सुधा व किशोर को अपने धैर्य का पुरस्कार उस दिन मिला जब उनके एक मित्र दंपत्ति घर पर आए। वो उनकी बच्ची को गोद में लेकर दुलार रहे थे। मित्र की पत्नी के मुंह से माँ शब्द निकलते ही बिट्टू ने सुधा की ओर अपनी नन्ही सी उंगली से इशारा किया। सुधा ने ये देखा और फिर से उन्हें ऐसा ही करने के लिए कहा। माँ शब्द सुनते ही बिट्टू ने फिर से सुधा की ओर इशारा किया। सुधा ने मुस्कुराकर प्यार से बिट्टू कहकर पुकारा तो उसकी किलकारी भरते ही सुधा की ओर हाथ बढ़ा दिए, मानो कह रही हो, माँ मुझे अपनी गोद में ले लो। बेटी की बात समझते हुए सुधा ने उसे अपनी गोद में ले लिया, उसका माथा चूमा। सभी हतप्रभ होकर दोनों माँ बेटी का मिलाप देख रहे थे। सुधा किशोर की ओर देखकर चहक उठी, जो पहले से उन दोनों को नम आंखों से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद तो जैसे उन दोनों की दुनिया ही बदल गई थी। बिट्टू ने उनके सूने अंधेरे जीवन में खुशियों का उजाला भर दिया था। अब वो उन्हें अपने माता पिता के रूप में पहचानने लगी थी। इससे बढ़कर खुशी की बात उनके लिए और हो ही नहीं सकती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब बस एक ही कमी थी। वो दोनों चाहते थे कि उनके परिवार के सभी सदस्य भी उनकी बच्ची को स्वीकार कर लें। बिट्टू उनकी बेटी थी। इस सत्य को अब उन्हें ही स्वयं स्वीकार कर लेना चाहिए था। किशोर ने कई बार बाला दीदी को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने नंबर देखकर फ़ोन नहीं उठाया। इसी दौरान उन्हें एक रिश्तेदार से पता चला कि बाला दीदी की बेटी गौरी की शादी अगले माह होनी तय हुई है। उन्हें छोड़कर बाकी सभी को निमंत्रण भेजा गया है। किशोर को यह सुनकर धक्का लगा। सुधा ने मायूस होकर कहा कि अब उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि परिवार ने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। किशोर ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, कोई कुछ भी कह ले, मगर मैं जानता हूँ कि मेरी दीदी मुझे न्योता देने ज़रूर आएगी। और अगर उन्होंने मुझे नहीं भी बुलाया तो क्या हुआ, मैं उनका छोटा भाई हूँ और गौरी का मामा हूँ। वो मुझे बुलाए या ना, मैं अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए वहाँ ज़रूर जाऊँगा। जैसे जैसे गौरी की शादी की तारीख निकट आती गई, किशोर की उम्मीद की डोर भी कमज़ोर होती चली गई। अपने पति को इस तरह टूटता देखकर सुधा का हृदय भी तड़प उठा था। वो उनके आंसू को पोंछने ही वाली थी कि तभी उससे पहले बिट्टू ने हाथ बढ़ाकर किशोर के आंसू पोंछ दिए। वो उनकी गोद में आकर उन्हें प्यार करने लगी। अपनी मासूम सी बच्ची का प्रेम देखकर किशोर ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। अगली शाम सुधा ने उनसे पार्क में चलने का आग्रह किया। पहले तो वो मना करने लगी, पर जब बिट्टू ने उनका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर इशारा किया तो वो जाने के लिए मान गए। बिट्टू को इस प्रकार चहकता देखकर किशोर भी खुश हो रहे थे और उन दोनों को खुश देखकर सुधा भी बहुत खुश थी। किशोर का ध्यान बिट्टू से तब हटा जब उनके कानों में एक परिचित सी स्वर पड़ा, मामा जी। उन्होंने पलट कर देखा तो वहाँ गौरी खड़ी थी। किशोर ने चौंक कर कहा, गौरी तुम यहाँ?
और इधर उधर देखने लगे। मामा जी, आप माँ को ढूंढ रहे हैं ना? किशोर के कोई उत्तर ना देने पर गौरी ने सुधा की ओर देखकर कहा, मामी जी, ये मेरी छोटी बहन है ना, लाइए इसे मेरी गोद में दीजिए। गौरी ने बिट्टू को गोद में लेकर प्यार किया और फिर किशोर की ओर देखा, जो अभी भी उसे अचंभित होकर देख रहे थे। कितनी अजीब बात है ना मामा जी, हम सभी आदर्शवाद की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन यदि हमारा कोई अपना उन बातों पर अमल करता है तो हम भी सबसे पहले उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसका विरोध करते हैं। समाज के इन खोखले कायदे कानूनों को मानने के चक्कर में हम खुद को अपनों से दूर कर बैठते हैं। माँ ने भी यही गलती की है। सबकी बातों में आकर उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ने की बात कह दी। आप यहाँ परेशान हैं और वहाँ वो खुद कब से आपसे बात करने के लिए तड़प रही हैं। कल रात जब मैंने उन्हें आपके लिए छिप छिप कर रोते देखा तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया और सीधे यहाँ ले आई। अब उन्हें ये डर सता रहा है कि पता नहीं आप उन्हें माफ़ करेंगे भी या नहीं, उनसे बात करेंगी भी या नहीं। क्या दीदी यहाँ आई है? किशोर ने चौंक कर पूछा। फिर गौरी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सुधा की ओर देख कर कहा, देखा सुधा, मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि दीदी मुझसे अधिक देर तक नाराज़ नहीं रह सकती, वो ज़रूर आएगी। फिर सुधा की बात सुने बिना पार्क से बाहर की ओर जाते हुए कहने लगे, मैं अभी अपनी दीदी को घर लेकर आता हूँ। अरे मामा जी, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? बिट्टू को तो साथ लेते जाइए ना। माँ आपसे पहले अपनी भतीजी से मिलना चाहती है। बिट्टू के बिना मेरी शादी में आने की सोचिएगा भी मत। गौरी ने किशोर का उतावलापन देखकर हंसते हुए कहा। किशोर ने जल्दी से वापस आकर बिट्टू को अपनी गोद में लिया। वह उसका माथा चूमकर आंखों में चमक ले सुधा की ओर देखकर कहा, देखा सुधा, बिट्टू को घर लाने का मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। फिर बेटी को गुदगुदी करते हुए कहा, चल बिट्टू, तेरी बुआ को घर लेकर आते हैं। नन्ही बिट्टू को भला क्या समझ आता। वो किलकारी भरते हुए अपने पिता के साथ चली गई। गौरी उन्हें बहुत गंभीर होकर देख रही थी। उसे ध्यानमग्न देखकर सुधा ने उससे पूछा, क्या सोच रही हो गौरी? गौरी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिट्टू को घर लाकर आपने बहुत अच्छा किया मामी जी, मुझे आप दोनों पर गर्व है। उसकी बात सुनकर सुधा ने उसे गले से लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, थैंक यू गौरी। अब उसके दिल में किसी तरह की कोई उलझन या कश्मकश नहीं थी। वो आंखों में गर्व और तृप्ति की चमक लिए अपने पति व बेटी को पार्क से बाहर जाते हुए देख रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।